हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 17 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल की क्रिएट कमांड के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि नॉर्मली जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनको ट्रिगर करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है। यानी आप इसी एसक्यूएल की मदद से ओरेकल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, माइस्क्यूएल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या और भी कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम एसक्यूएल कमांड सीख रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये जनरलाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स में कुछ वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो जहां संभव होगा मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिएट कमांड। ये जो क्रिएट कमांड है ये डीडीएल कमांड कहलाती है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। तो दो तरह की कमांड्स मेजरली हमने बात करी थी। एक हमने बात करी थी डीडीएल कमांड की। तो डीडीएल कमांड से क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से क्या होता है, हम डेटाबेस में स्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं। यानी हम एक्चुअल डेटा पे काम नहीं करते हैं, डेटा को जहां स्टोर करना है उस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना या मैनेज करने का काम डीडीएल कमांड के जरिए होता है। तो एक डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल्स। ओके, डेटा किस में रखेंगे, आप टेबल्स में रखेंगे। तो ये जो आप टेबल्स बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, ये टेबल बनाने के लिए जो कमांड आपको चाहिए वो है डीडीएल कमांड। आपको टेबल को एडिट करना है या टेबल को डिलीट करना है, ये सारी कमांड्स के लिए आप डीडीएल कमांड पे निर्भर करते हैं। आपको डेटाबेस बनाना है, ये पूरा का पूरा टेबल्स का कलेक्शन क्या है, एक डेटाबेस है। डेटाबेस भी आपको बनाना है क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आपको अलग अलग डेटाबेसेस चाहिए। जैसे माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर में फिलॉसफी क्या है, आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब आप डेटाबेस बना लेंगे उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई टेबल्स बना सकते हैं। तो आप अपने माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर की मदद से कई सारे डेटाबेसेस बना सकते हैं, हर डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग आप डेटाबेस बना सकते हैं। सभी जगह इस तरह की फिलॉसफी तो होती है, थ्योरेटिकली तो होती है, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पर क्रिएट कमांड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है इस टेबल को क्रिएट करना, क्योंकि ये टेबल के अंदर ही हम डेटा रखने वाले हैं। तो मैं क्रिएट कमांड का आपको यूज़ बता रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड आपको बताने वाला हूँ। क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। अब इसको मैं माइस्क्यूएल में आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। इसके लिए मुझे माइस्क्यूएल को ओपन करना होगा। तो मेरे कंप्यूटर पे मैंने माइस्क्यूएल इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं उसकी कंसोल विंडो को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ लॉगिन भी कर देता हूँ। ये माइस्क्यूएल स्टार्ट हो गया है। अब मेरे को इसमें डेटाबेस क्रिएट करना। आप देखिए शो डेटाबेसेस नाम की एक कमांड होती है इसमें, जिसकी मदद से आप डेटाबेसेस की लिस्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कई सारे डेटाबेस की लिस्ट दिख रही है। अब DB3 नाम का डेटाबेस आपको दिख रहा है, DB4 नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं एक डेटाबेस क्रिएट करके आपको बताता हूँ। हमने लिखा कमांड क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में ही क्यों लिख रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर में लिखकर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये कमांड के कीवर्ड्स हैं, यानी ये शब्द पहले से बने हुए हैं, इनका अपना एक मीनिंग है। आप डेटाबेस का जो नाम रखना चाहते हैं वो इसके बाद रखेंगे। जैसे मैंने रखा DB4, तो मैंने जनरली जो हमारे को स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स लिखने होते हैं वो मैं कैपिटल में लिखता हूं, और जो चीज़ हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं वो मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूं, है ना। तो डेटाबेस का नाम तो हमें ही तय करना है, वो कोई
पहले से फिक्स नहीं है, तो डेटाबेस का नाम मैंने रखा DB4, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल लेटर में लिखा। बाकी ये केस इनसेंसिटिव है, आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखें यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर मैं फिर से शो डेटाबेसेस कमांड चलाऊं तो यहाँ पे आप DB4 लिस्ट में देख पा रहे हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड में हम सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम रखेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, पैरेंथेसिस ओपन करें। ये पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको टेबल के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उस पर अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो वो कॉमा लगाइए, अगले कॉलम का नाम, ठीक है, फिर डेटा टाइप, फिर अगर कंस्ट्रेंट लगाना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है वो ऑप्शनल के लिए लिखा जाता है। ऐसे समझने का तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये ऑप्शनल है। तो आप टेबल में कम से कम एक कॉलम तो बनाएंगे, तो यस एक कॉलम तो कम से कम आप बनाएंगे और उसका कुछ ना कुछ टाइप रखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अगर C++ पढ़ी हुई है, आपको पहले से मालूम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट, तो आपको याद है वहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, राइट। हम कोई क्लास बनाते हैं। क्लास जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। हमने वेरिएबल्स बनाए, इंट, फ्लोट, कैर, किसी भी टाइप के हमने वेरिएबल्स बनाए। तो क्या ये क्लास बनाने से कोई मेमोरी कंज्यूम होती है? नहीं, क्लास बनाने से कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होती। लेकिन जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब मेमोरी ज़रूर कंज्यूम होती है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपने क्लास के अंदर बताए हैं, A और C, ठीक है। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट टेबल बनाने का है। मतलब जब आप टेबल बनाते हैं तो आप मेंशन करते हैं वेरिएबल्स। बस सिंटेक्स ये है कि पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप डेटा टाइप लिखते हैं। तो आप यहां कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल का कुछ नाम रखते हैं, जैसे आप टेबल का नाम X रख दें और उसके अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेंगे सिंटेक्स में। उसके अंदर आप A नाम का कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसका कुछ डेटा टाइप रखना चाहते हैं, ठीक है, कॉमा लगाइए। फिर कोई दूसरा वेरिएबल, उसका कुछ डेटा टाइप रखना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको जितने वेरिएबल्स बनाने बना लीजिए, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। बिल्कुल क्लास बनाने जैसा ही है। तो आप उसे इमेजिन ऐसे करते हैं कि ये एक टेबल बन गई है और टेबल में दो कॉलम बन गए हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। जब इसमें रो बनेगी, जब इसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिलती है मेमोरी, ऑब्जेक्ट में होती है प्रॉपर्टी की वैल्यूज। तो कॉलम A के अगेंस्ट कुछ वैल्यू आएगी, B के अगेंस्ट कुछ वैल्यू आएगी, तो जब पहली रो आ जाएगी तो मैं उसे बोलूंगा ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अगली रो आएगी, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉन्सेप्ट से मैच करती है बात। तो यदि आपको वो समझ में आता है तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो टेबल क्रिएट करना यानी वो स्ट्रक्चर बनाना, वो ढांचा बनाना जिसमें कि हम डेटा को रखने वाले हैं। डेटा भी नहीं रखा है, इसीलिए तो ये DDL कमांड है। तो आइए क्रिएट टेबल कमांड को भी एक बार चलाना देखते हैं। ये इसका सिंटेक्स अभी हमने देखा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो डेटा टाइप है ना, ये डेटा टाइप हर एक DBMS सॉफ्टवेयर में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे सब में इंटीजर रखने के लिए, कैरेक्टर रखने के लिए, स्ट्रिंग रखने के लिए, या फ्लोट वैल्यू रखने के लिए, डबल वैल्यू रखने के लिए, डेट टाइम रखने के लिए, एन्यूमरेशन के लिए, इन सब के लिए डेटा टाइप्स होते हैं। तो मोर और लेस तो सब जगह एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। जैसे ओरेकल में हम स्ट्रिंग रखने के लिए varchar2 का इस्तेमाल करते हैं, MySQL में हम स्ट्रिंग रखने के लिए varchar का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको MySQL में ही एक टेबल क्रिएट करके बताता हूँ, एक एग्जांपल। लेकिन MySQL में क्या होता है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट सम डेटाबेस। आपको किसी डेटाबेस के अंतर्गत ही टेबल बनाना है, बिल्कुल, क्योंकि डेटाबेस क्या है, टेबल्स का कलेक्शन। तो अगर मैं पूछूं कि फला फला टेबल है तो किसी ना किसी डेटाबेस में ही होगी ना। तो आप भी अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना किस डेटाबेस के अंदर आप बनाना चाह रहे हैं। तो आपको पहले वो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ तो आप लिखते हैं यूज
और डेटाबेस का नाम जैसे मैंने लिखा DB4, तो आप डेटाबेस सेलेक्ट कर चुके हो, DB4 में आ चुके हो, अब आपको टेबल बनानी है। तो कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, और इसके बाद टेबल का कुछ नाम आप रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बुक नाम की एक टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैंने नाम रख दिया बुक। इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस ओपन करे, और ये ज़रूरी नहीं कि आप लाइन चेंज करें, मैं सिर्फ रीडेबिलिटी बेटर हो इसलिए लाइन चेंज कर रहा हूं। कमांड तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप यहां सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो यहां पर अब मैं लिख रहा हूं कॉलम का नाम, क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रखा बुक आईडी, और उसके बाद मैं रखना चाहता हूं इसका कुछ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मान लीजिए बुक आईडी में इंट टाइप का चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इंट। तो मैंने जैसे कि कहा कि नंबर को रखने के लिए कई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में नंबर भी एक डेटा टाइप है, या इंटीजर एक डेटा टाइप है, या इंट डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप में थोड़ा बहुत नाम में फ़र्क हो सकता है, वो आप पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंट, और यहाँ पर हम साइज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि बुक आईडी में 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो आप कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, मैं प्राइमरी की अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्राइमरी की, कॉमा लगा दिया। इसके बाद मैंने कहा टाइटल, एक कॉलम होना चाहिए बुक के टाइटल के लिए, दैट इज टाइटल, और इसका टाइप हमने लिखा वेर कैर, और इसकी लेंथ मैंने कर दी 40 कैरेक्टर्स, यानी कि 40 कैरेक्टर्स तक हम इसमें टाइटल रखेंगे। और मैंने कहा ये नॉट नल होना चाहिए। तो ये नॉट नल क्या है, एक तरह का कंस्ट्रेंट। अच्छा, कंस्ट्रेंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो रिक्वायरमेंट पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि टाइटल की वैल्यू मैंडेटरी हो, टाइटल की वैल्यू आपको इंसर्ट करनी ही पड़ेगी जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने उसको नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है। तो कंस्ट्रेंट बहुत सारे हैं, कंस्ट्रेंट के बारे में आप देख चुके हैं, तो आप कंस्ट्रेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने लिखा प्राइस, एक कॉलम का नाम हो गया प्राइस, और इसका टाइप रख लेता हूँ फ्लोट, और इसमें साइज रख लेता हूँ 7, और पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक वैल्यूज़। और मैं यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम जितने चाहे कॉलम्स बना सकते हैं। लास्ट में पैरेंथेसिस को क्लोज करना है और सेमीकोलन लगाना है, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट एंड होगा। पर ध्यान रखें, जो आखिरी वाला कॉलम आपने बनाया है प्राइस, उसमें डेटा टाइप लिखने के बाद आपने यहाँ कॉमा नहीं लगाया, जैसा कि आप हर लाइन पे लिख रहे थे, क्योंकि ये आखिरी कॉलम है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है। अभी आपको ये क्रिएट टेबल कमांड समझ में आ गई है। मैं इसको हिट करता हूँ, देखिए एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर हम डिस्क्राइब कमांड से देखना चाहें कि क्या स्थिति है बुक टेबल की, तो बुक टेबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें 3 फील्ड्स बन चुकी हैं, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस, और इसके ये डेटा टाइप्स हैं। साथ में किसमें नल वैल्यू आ सकती है, तो हमने प्राइस के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, जबकि बुक आईडी को हमने प्राइमरी की बोला हुआ है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं इसकी। इस प्रकार से यहाँ पे अपने एक टेबल क्रिएट कर ली है। तो आई होप आपको ये क्रिएट कमांड का यूजेज समझ में आया होगा। क्रिएट कमांड का यूज़ और भी जगह पर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएट टेबल। जैसे आप यूज़र को क्रिएट करने के लिए भी आप क्रिएट यूज़र कमांड का इस्तेमाल करते हैं, या आप ओरेकल में बात करें तो ओरेकल में क्रिएट व्यू करके भी एक कमांड होती है व्यू क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट कीवर्ड है, क्रिएट कमांड है, इसका यूज़ और भी कई जगह पर होता है, लेकिन क्रिएट का सबसे बड़ा यूज़ है टेबल को क्रिएट करना। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ में आने वाला है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे। कई लोग डायरेक्टली यूट्यूब से ही वीडियोस देखते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 1 से अधिक चैनल्स हैं, और हो सकता है भविष्य में मैं कोई और नया चैनल भी क्रिएट करूं। तो आपको उसकी जानकारी कैसे होगी? इसी वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि इस वेबसाइट पे मैं वो सारी जानकारियां रखता हूं, कौन कौन से चैनल्स हैं, किस चैनल पे कौन से वीडियोस हैं,
और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो हो सकता है यूट्यूब में आपको ढूंढने में दिक्कत जाए, लेकिन इस साइट पे आने के बाद आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। इस वेबसाइट पे आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। साथ ही साथ आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स मिलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहिए। कैंपस प्रिपरेशन के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस और कुछ वीडियो कंटेंट भी, ये सब कुछ आपको इस साइट पे मिलता है। डेली एक नया वीडियो इस साइट पे अपलोड होता है, इसलिए बहुत एक्टिव साइट है, काफ़ी सारा कंटेंट इस पर डेली अपडेट हो रहा है। तो आप इसको रेगुलरली विजिट करिए, और अगर आपको लगे कि ये बहुत काम की हो सकती है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप लोगों को बता सकते हैं फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या मौखिक रूप से। अगर आपको इसकी क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करेंगे। इसमें वीडियो सारे हिंदी में कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, इसलिए भी ये खास है, और हर दिन एक नया वीडियो आ रहा है और सब कुछ फ्री में है। थैंक यू।